उनके माध्यम से उनके एडमिट अपने सौजन्य आप से हो जाएंगे सारे। जिसमें हम सभी लोग प्रयोग हैं और हम जानते हैं कि अनुवाद एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अनुशासन आज की दुनिया में, आज के समाज में है। न केवल सामाजिक सांस्कृतिक विनिमय का एक सशक्त माध्यम है, यह केवल भाषाई और सांस्कृतिक सेतु बनाने का ही सशक्त माध्यम नहीं है, इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में, रोजी रोटी के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसकी भूमिका बड़ी रचनात्मक, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आज की दुनिया में दिखाई देती है, जिसमें कोई संशय नहीं कि अनुवाद अपने प्रारंभिक काल से चलते हुए, जहां से वो बहुत आक्षेपों आरोपों से ग्रस्त हुआ, उससे बढ़ते हुए, उससे विकसित होते हुए आज जिस समय और जिस दौर में अनुवाद की लोक स्वीकृति बढ़ी है, वो एक उदाहरण है इस बात का कि ज्ञान विज्ञान की दुनिया में और अद्यतन अधुनातन वैश्विक विकास की अपेक्षा की दुनिया में अनुवाद ने अपनी उपस्थिति बड़ी मजबूती के साथ दर्ज की है। हम देख रहे हैं कि मशीन की भूमिका भी अनुवाद के इस निष्पादन में बढ़ी है और तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुवाद की स्वीकृति और उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता, उसकी सार्थकता यह भी बढ़ी है, क्योंकि हमें यह बात तो समझ में आने लगी है कि भारत की और देश विदेश की समस्त भाषाओं में जो मनीषा, जो विचार संपदा, जो सुदीर्घ जीवन अनुभव संकलित है, संग्रहित है, पूरी मानव सृष्टि के हितार्थ अगर हम उनका विनिमय नहीं करेंगे, उनको हम एक भाषा से दूसरी और दूसरी से तीसरी और इसी तरह अनेक भाषाओं में अनुदित और संचरित नहीं करेंगे, तो शायद भाषा और अनुवाद की वह भूमिका जिसकी हम अपेक्षा करते हैं वो पूरी नहीं हो पाई। जिस दौर में, जिस संसार में हम अब हैं, वो टेक्नोलॉजी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी और इस सब के साथ साथ एक डिजिटल इंडिया की परिकल्पना हम कर रहे हैं। अब जो डिजिटल इंडिया है वो भाषा के डिजिटलाइजेशन का काम भी कर रहा है, यानी हम समस्त भारतीय भाषाओं को अब मशीन से जोड़कर उनका दोहन करना चाहते हैं, उनका रचनात्मक उपयोग करना चाहते हैं। अभी तक हम भाषाओं की एक व्यर्थ की विवाद आश्रित समस्या, इससे जूझते रहे, लेकिन अब हमें ये समझ में आने लगा है कि अनुवाद के माध्यम से हम पूरे देश और पूरी दुनिया को संवेदनात्मक धरातल पर जोड़ने का काम कर सकते हैं। उसी का सुपरिणाम है कि ये जो विगत कुछ वर्षों में लगातार सतत भाषा की दुनिया में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज कह रहे हैं। भाषा का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। हालांकि आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया पुरानी है और नई नई अवधारणाओं, नए नए शब्दों को आत्मसात करना, उन शब्दावलियों के निर्माण के माध्यम से भाषा और भाषा से जुड़े हुए समुदाय के विकास की परिकल्पना करना, यह अनुवाद से ही संभव हो पा रहा है। सन 1961 में, हालांकि हम अपने पूरे भाषाई विकास को देखें तो भारत के पास प्रारंभ से ही अनेक भाषाओं की एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा विद्यमान रही।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा, हम लोगों ने निश्चित रूप से उसको देखा होगा, उन्होंने काफी लंबे समय के सर्वेक्षण के आधार पर, एक लिंग्विस्टिकल सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो कि प्रकाशित भी है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश अगर कोई है तो वो भारत है। इसलिए नहीं कि यहाँ दूध की नदियां बहती हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ सोने की चिड़िया इसको कहा जाता है, इसलिए कि ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है। 1652 भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां जिस देश में मौजूद हो, सर्वे में जिनका उल्लेख हो, और एक भाषा, एक संस्कृति की वाहिका हो, तो हम कितनी संस्कृतियों के संगम से जुड़े हुए देश के नागरिक और निवासी हैं। लेकिन दुखद स्थिति यह भी है कि 61 की उस विरासत को हम नहीं, 60-65 साल के अंतर पर ही हमने अब ये महसूस करना शुरू किया और इसके प्रमाण भी मिलने लगे। प्रोफेसर देवी सिंह ने एक फिर से 7-8 वर्ष पहले लिंग्विस्टिकल सर्वे किया है बड़े व्यापक स्तर पर। उन्होंने कहा दुखद स्थिति है कि 1652 में से लगभग 700 भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां ये हमने नष्ट कर दी, इनकी हत्या कर दी, क्योंकि इनके प्रयोगकार नहीं बचे। और लगभग 300 ये वेंटिलेटर पर हैं, ये कभी भी दम तोड़ सकती, क्योंकि इनके भी प्रयोगता लगभग समाप्त हो गए। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने उस भाषाई सांस्कृतिक विरासत को इस भूमंडलीकरण, इस ग्लोबलाइजेशन के फेर में आकर, क्योंकि वो तो एक ग्राम, एक विलेज, एक ग्रोव इसकी बात कर रहा है, एक संस्कृति की बात कर रहा है, इसी तरह एक भाषा की बात कर रहा है, जबकि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी सशक्त और सुदीर्घ परंपरा तो हमारी भाषाओं में विद्यमान है। इस भाषाई संपदा के आदान प्रदान का काम जो अनुवाद के माध्यम से हो सकता है, और इस भाषाई विरासत के संरक्षण का काम जो अनुवाद से हो सकता है। और अब मशीन ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम विज्ञान को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि विज्ञान अभिशाप भी है, लेकिन वरदान तो है ही। और हमने विगत 2-3 साल में जो एक बहुत सख्त और बड़ा खतरनाक समय कोरोना काल हमने पूरी दुनिया ने देखा, उसमें ये विज्ञान का ही चमत्कार है कि उसने इतने बड़े देश को और इतनी बड़ी दुनिया को इस संकट से उबारने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस वैक्सीनेशन के कारण आज हम फिर से निडर होकर, निर्भय होकर श्वास ले रहे हैं, ये विज्ञान का चमत्कार तो है। उसमें हमारी प्राकृतिक संपदा भी है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हमारा जो एक नेटिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है, जो पारंपरिक घरेलू चिकित्सा पद्धति है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसकी भूमिका भी है, लेकिन उसमें भी विज्ञान, वो भी साइंटिफिक है। अगर उन चीजों को भी हम देख लेंगे तो मशीन ने जिस मेक इन इंडिया की बात आज हम कर रहे हैं, जिस स्टार्टअप इंडिया की बात आज हम कर रहे हैं, जिस ग्लोबल इंडिया की और ग्लोकल इंडिया की, ग्लोकल में ग्लोबल और लोकल दोनों का मिश्रण, इसकी बात अब हम कर रहे हैं, उसमें तकनीक हो, प्रौद्योगिकी हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, आयात निर्यात हो,
और जिस बाजारवाद और बाजारी संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, ये जो भाषा और बाजार का एक रिश्ता हमने सुनिश्चित किया, जिसमें विज्ञापनों की दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रचार सामग्री की दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पंच लाइन और स्लोगन निर्माण की दुनिया और उनके अनुवाद की दुनिया बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सब इस बात के साक्षी तो हैं। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की थी, आज हमारे प्राथमिक शिक्षा के बच्चे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, टेक्नोलॉजी से जुड़कर शिक्षा दीक्षा से जुड़ रहे हैं। हमारे वो पेरेंट्स, वो अभिभावक जो निरक्षर हैं, जो साक्षर नहीं है, जो अंगूठा छाप है, वो भी बच्चों के साथ जुड़कर, कंप्यूटर और मोबाइल के साथ जुड़कर उनकी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करने में अपने को समर्पित किए हुए हैं। इसका मतलब तो साफ है कि टेक्नोलॉजी ने, मशीन ने भाषा और अनुवाद की दुनिया में क्रांति तो की है। इस दृष्टि से आप अनुमान लगाएं कि आज एक इंटरनेट का प्रयोक्ता, वो उसमें भाषा और अनुवाद की भूमिका कितनी कारगर हो गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि मेल हम हिंदी में या उर्दू में या पंजाबी में या गुजराती में भेज पाएंगे, लेकिन अब हम भेज रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत के जो 80% ग्रामीण संस्कृति है, जहां स्कूल और शिक्षा पद्धति भी नहीं पहुंची, वहां पर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये जो दुनिया मुट्ठी में हमने कर ली, इसमें भाषा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया मुट्ठी करने का रास्ता हम नहीं दिखा सकते थे। तो हमने सभ्यता और संस्कृति को भारत की भाषाओं से जोड़ने का काम भी अनुवाद के माध्यम से किया। इसके मित्रों, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हुए अनुवाद के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में। आज हम लिपिकार एक सॉफ्टवेयर है, उसने क्रांति कर दी भाषा के अनुप्रयोग की दृष्टि से, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का अनुप्रयोग, इसका एक टूल अगर कोई है, कारगर टूल, तो वह अनुवाद है। आज देश भर में वकीलों को, पत्रकारों को, लेखकों को, उद्यमियों को, शिक्षकों को, एडवर्टाइजर्स, विज्ञापन दाताओं को, इन सबको जो कि उपभोक्ता संस्कृति का हिस्सा बन गए, वकील भी कंज्यूमरिज्म के साथ जुड़ गया, डॉक्टर भी जुड़ गया। अगर आप अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस ऑनलाइन लेना चाहते हो, तो आप इस भाषा अनुप्रयोग के माध्यम से ले सकते हो। इसमें ट्रांसलेशन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ये चीजें अभी हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें देख नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे जब ये ब्याज के छिलके उतर रहे हैं, सड़कें खुल रही हैं, तब हमें पता लगा है कि अरे ये भी कि हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन पेमेंट करो और उसकी कंसल्टेशन घर बैठे हुए अपने ऑफिस में बैठे हुए आप ले सकते हैं। आप टेक्स्ट की एडवाइजरी अपने घर बैठकर मोबाइल पर ले सकते हो, इस कंसल्टेंसी के माध्यम से भी काम कर सकते हो। और हमने तमाम कोचिंग सेंटर्स को देखे, हमारे बच्चे जो हम और आप नहीं जानते, वो हमारे बच्चे जानते हैं कि कौन सी कंप्यूटर पर, किस ऐप से, किस भाषा में, किस कोर्स की कैसी और कितनी कोचिंग, कितने पैसे के साथ कोचिंग ली जा सकती है, उसकी टेक्निक क्या है। ये सब सुविधाएं, भाषा की ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन की स्थितियां हैं, ये इसके माध्यम से संभव हो रही। इसलिए आज कोर्स प्ले की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, स्किल ट्रेनिंग की बात करें, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं। उसमें भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी काम कर रहा है। उसमें तमाम तरह की सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, जो
टेक्निकली इक्विप्ड करने का, अपडेट करने का, अद्यतन बनाने का काम, क्योंकि ये हम जानते हैं कि संवाद का सशक्त माध्यम तो भाषा और अनुवाद है। और अगर मान लो उर्दू और हिंदी में विनिमय करना है, हिंदी वाले को उर्दू नहीं आती, उर्दू वाले को हिंदी नहीं आती, तो कैसे काम चलेगा? तो एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को जोड़ सके। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना तो यही रहेगी कि इन 75 सालों में जो विषय के विशेषज्ञ थे वो अपने विषय के क्षेत्र में खूब काम करते रहे। विज्ञान में, तकनीक में, प्रौद्योगिकी में काम खूब हुआ है, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी से थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में काम किया। और जो भारतीय भाषाओं के अध्यापक, शिक्षक, अनुप्रयोक्ता, उपभोक्ता है, वो भारतीय भाषाओं में काम करते रहे। मान लो मैं हिंदी का अध्यापक हूं तो मैं हिंदी के माध्यम से शिक्षा दीक्षा से जुड़ा रहा, लेकिन मुझे विधि नहीं आता, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। अब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या लॉ को हिंदी के विद्यार्थियों या अध्येताओं तक ले जाना चाहता हूं, तो मेरे और विषय के बीच में, भाषा और विषय के बीच में एक अंतराल है। तो रेल की पटरियों की तरह समांतर दूरी पर हम चलते तो रहे इन 70-75 सालों में, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने एक सेतु नहीं बनाया, हमने एक पुल नहीं बनाया। तो विज्ञान ने, तकनीक ने, अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान ने हमें ये बताया कि यदि आप चाहते हो कि चहुमुखी बहुमुखी विकास देश का और देशवासियों का हो, दुनिया का हो, तो उसके लिए एक सेतु तो बनाना ही पड़ेगा, एक पुल तो बनाना पड़ेगा, और ये पुल अनुवाद है। इसलिए मित्रों, आज जो प्रवासी साहित्य से जुड़े हुए लोगों को आप देखिए, देश भर और दुनिया भर में जो लोग हमारे देश से गए हुए लोग हों या विदेशी लोग, ऐसे में अभी आपको 50 नाम बताऊंगा जिन्होंने इस क्षेत्र में वो काम कर दिखाया जो हम भारतीय लोग नहीं कर पाए। यानी हिंदी के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, अनुवाद के लिए। फादर कामिल बुल्के, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी हिंदी कोश उनका आज भी आइडियल कोश है। इससे अच्छा कोश हम अभी भी नहीं बना पाए, हालांकि 50 डिक्शनरियां अब बन गई। तो हमारी आपकी सीमाएं क्या रही कि 1100 साल का भारतीय भाषाओं का इतिहास लेकर तो हम बैठे रहे, लेकिन उसमें लगभग 1000 साल तो हम कविता के इतिहास से ही प्रसन्न होते रहे कि साहब हम हिंदी का इतिहास बड़ा लंबा है या भारतीय भाषाओं का इतिहास बड़ा लंबा है, हम साहित्य सृजन करते रहे। लेकिन हमने अद्यतन अधुनातन विकास और आजादी का जो मूल मंत्र है, ये उन कविता की भाषा के इतिहास में तो मौजूद नहीं था, और अगर था तो केवल प्रेरणा मात्र था। जब तक आप उसे एप्लीकेशन से नहीं जोड़ते, अनुप्रयोग से नहीं जोड़ते, तब तक बात नहीं बनती। हम कह तो सकते हैं कि आजादी चाहिए, लेकिन आजादी चाहिए इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। वो मार्ग हमें भाषा के एप्लीकेशन से उजागर होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी चर्चा मैंने पिछले व्याख्यान में की भी थी। भारतेंदु ने 400 दोहे भाषा चिंतन के लिखे, 400 दोहे, और उन्होंने लिखा कि ये इस देश की कैसी विडंबना है कि हम भारत के यानी देश के विकास की परिकल्पना अंग्रेजी में कर रहे हैं। जिस देश के लोग 2-4% लोग अंग्रेजी जानते हैं, 10% लोग भी नहीं जानते, उस देश के विकास की परिकल्पना हम अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो ये विकास कैसे होगा? इसलिए मध्यकाल में देश की राजभाषा पर्शियन राजभाषा थी, फारसी, जो कि मुगल शासन था। उसके बाद अंग्रेज काबिज हुए, उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया, राजकाज की, शिक्षा दीक्षा की, ज्ञान विज्ञान की भाषा बना दिया। तो हम अपनी किसी भाषा में एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम नहीं कर पाए, इसलिए हमारे पास एक सुदीर्घ इतिहास होते हुए भी उस भाषा के अनुप्रयोग का जो आयाम था वो उद्घाटित नहीं हो पाया था। इसकी शुरुआत हम आधुनिक काल तक आकर देखते हैं, जब हमने
भाषा के और भारत के आधुनिकीकरण की बात की, जब सड़कें बनने लगी, जब वाहन आने लगे, जब उद्योग स्थापित होने लगे, जब नवीनीकरण और नव जागरण की परिकल्पना होने लगी, तब हमें लगा कि भाषा का भी आधुनिकीकरण होना चाहिए। उसी भाषा के आधुनिकीकरण का सुपरिणाम है कि खड़ी बोली बोली के दायरे से निकलकर भाषा के आंचल में प्रवेश करती है, आंगन में प्रवेश करती है। इसलिए हमने खड़ी बोली को एक सशक्त सुदीर्घ भाषा, एक मजबूत भाषा, एक अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान को आत्मसात करने वाली भाषा बनाने का संकल्प लिया, और उसमें भी अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि पत्रकारों ने उस समय, आप जानते हैं कि आधुनिक युग में लगभग हर साहित्यकार, छायावाद तक साहित्यकार भी था और पत्रकार भी था। वो पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, बड़े बड़े रचनाकार, भारतेंदु को या महावीर प्रसाद द्विवेदी को या बाल मुकुंद गुप्त को या नरेश, माने जितने भी आप इस तरह के छायावाद के सारे कवि पत्र पत्रिका से जुड़े रहे। इन सब ने वैश्विक अद्यतन जानकारियों को साहित्य से और साहित्य की भाषा से जोड़ने का आह्वान किया। कहा बहुत हो गया, अब ये श्रृंगार की कविता, भक्ति की कविता, चारण की कविता, प्रशस्ति की कविता बहुत हो चुका, अब तो विधवा विवाह पर लिखो, अनमेल विवाह पर लिखो, शिक्षा पर लिखो, स्त्री शिक्षा पर लिखो, आजादी पर लिखो। तो ये जो आह्वान था, ये बता रहा था कि अब दुनिया की उन समस्त जानकारियों को अंग्रेजी से हिंदी में लाओ, अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में लाओ। ये भी आपका अटक गया इंटरनेट को अंग्रेजी के अद्यतन अधुनातन ज्ञान को अनुवाद के माध्यम से अपनी भारतीय भाषाओं में लाने का एक सिलसिला शुरू किया। तभी तो आपको याद हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के एडिटोरियल में ये लिखना पड़ा। उन्होंने लिखा, मेरा विरोध अंग्रेजी का मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है। जो अंग्रेजी में लिखते पढ़ते सोचते हैं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध तो उनसे है जो हिंदी की और भारतीय भाषाओं की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर हैं, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, वो अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ जो अपनी गुणवती माँ का अपमान करके किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाता। इस देश का युवा वर्ग मातृभाषा का सम्मान नहीं करता। अपने घर में हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से अपनी भाषा में बोलकर गौरवान्वित नहीं होते। आज अंग्रेजी टूटी फूटी गलत सलत व्याकरण विरुद्ध बोल के कॉलर अप करते हैं। तो हमने कैसी संस्कृति और कैसी सभ्यता खड़ी कर दी कि हम अपनी भाषाओं की उस विचार संपदा, ज्ञान संपदा को अपने ही लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। अनुवाद ने वो मार्ग प्रशस्त है। भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ कि तिरुवल्लुवर ने क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि गालिब साहब ने क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अमृता प्रीतम ने क्या लिखा है, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि बैरियर है। तो आज ये सारे बैरियर टूट रहे हैं, और ये जो गिव एंड टेक है, ये जो आयात निर्यात है, ये जो आदान प्रदान है, जिसमें बिजनेस मीट बढ़ रही है, व्यवसाय और बिजनेस की मीटिंग्स हो रही है, एक जगह बैठकर अलग अलग भाषा भाषी लोग या अनुवाद के माध्यम से हम बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। हमने आपने देखा कि आमिर खान कोका कोला का ऐड देता है तो बंगला वेशभूषा और बंगला भाषा में टेलीविजन पर बोलता है, पंजाबी वेशभूषा और पंजाबी भाषा में बोलता है। तो भाषा का भी एक समाज मनोविज्ञान है जो अनुवाद ने हमें समझाया कि ये भाषा का दोहन करना सीखिए, इसका शोषण करना मत सीखिए। उस भाषाओं के रचनात्मक उपयोग के पक्षों को अनदेखा किया या जानबूझकर हमने उसकी बात नहीं की। तो आज मित्रों बहुत सारे देश ऐसे हैं, 150 से ज्यादा अधिक देशों की चर्चा तो ऑथेंटिक रूप से, प्रामाणिक रूप से मिलती है, जहां पर भारतीय साहित्य का और उधर के साहित्य का हमारी भाषाओं में परस्पर अनुवाद हो रहा है। शिक्षा दीक्षा के माध्यम से, शिक्षणार्थ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इस दिशा में निभाई जा रही है।
डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेजेस बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में एस्टेब्लिश हो रहा है। एशिया के देश जो हैं उनकी भाषाओं को और उनकी भाषाओं में उपलब्ध जो विरासत है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, उन सब का अनुवाद कैसे किया जाए, उनको भी विशेष रूप से। तो जो दुर्लभ ग्रंथ हैं मशीन से जोड़कर, अब तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐप, एक जमाना में हमारे पास फॉन्ट की प्रॉब्लम थी, उसको भी हम धीरे 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 कर रहे हैं। अब और यही नहीं, इसको निकाल के मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अनुवाद का साधन तो है, टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के रूप में हम उसे देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर अनुवाद हो या मोबाइल से या तमाम गूगल अनुवाद हो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। वो एक अंतिम विकल्प नहीं है। अनुवादक की भूमिका तो निश्चित रहेगी। क्यों? क्योंकि मशीन के पास जो दिमाग है वो हमने और आपने दिया है उसे। उसके पास एक कृत्रिम मस्तिष्क है, वो ईश्वर प्रदत्त गॉड गिफ्टेड माइंड, गॉड गिफ्टेड हृदय उसके पास नहीं है। वो भावना के धरातल पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको तो थोड़ी थोड़ी देर में ये पूछना पड़ता है कि बताओ मैं क्या करूं। उसे वो विकल्प मांगता है और विकल्प हमें देने पड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब मशीन के पास जाएंगे ना, वो कर देगा कैंसर का इलाज, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो फिर वो विषय वस्तु का इलाज अगर कर देगा तो अर्थ का अनर्थ होगा, और वो करेगा। और वो नहीं करेगा तो आपसे पूछेगा कि मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए इलाज विकल्प है, अगर आप इसको नहीं चाहते तो बताओ मैं क्या करूं। तब आपको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ विषय का प्रतिपादन है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रतिपादन है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो ये विषय का प्रतिपादन है। और अगर हम कर दें ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट, तो फिर वो नौकर के का इलाज ऐसा अनुवाद करेगा। मशीन के पास दिमाग नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। तब हमें उसे बताना पड़ेगा कि नौकर के साथ व्यवहार, हम इस व्यवहार, यहाँ ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो संदर्भ सापेक्ष ये अनुवाद मशीन नहीं जानती। ये हम और आप किससे जानते हैं? सुदीर्घ अनुभव से, सुदीर्घ अभ्यास से। और अनुवाद तो आप जानते हैं, भाषा तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिस की चीज है। यानी अपनी भाषा को भी यदि हम प्रयोग करना छोड़ दें, व्यवहार में लाना छोड़ दें, तो हमारी शब्द संपदा गायब हो जाएगी, वाक्य विन्यास गड़बड़ हो जाएगा, व्याकरणिक समझ धीरे धीरे धूमिल होने लगेगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जैसे ड्राइविंग के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, जैसे कंप्यूटर के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, जैसे हमारे घर की महिलाएं किचन में अगर रेगुलर न जाए तो खाना बनाना भूल जाएंगी। तो एक कंटिन्यूटी, एक सतत क्रिया, ये अनुवाद के लिए बड़ी जरूरी है। और वो चाहे हम मशीन से अनुवाद करें या स्वतः अपने आप अनुवाद करें। मुझे याद है a bad marksman toils with his tools। ये एक बढ़िया उदाहरण हम लोग अनुवाद की बात करते हैं। A bad marksman toils with his tools, इसका अनुवाद किया नाच न जाने आंगन टेढ़ा से। ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा तो हमारा लोकोक्ति का प्रयोग है, इसका अनुवाद कर दिया अंग्रेजी में A bad marksman toils with his tools। अब इसका अनुवाद किया तो कहा कि साहब एक बुरा कारीगर, एक बैड वर्क्समैन, एक बुरा कारीगर। अब बुरा कारीगर कैसे हो? यहाँ बुरा कारीगर वाली भावना नहीं है। यहाँ एक बैड वर्क्समैन का मतलब एक अनाड़ी कारीगर है, एक नौसिखिया कारीगर है। टॉयज विद हिज टूल्स। अब कहेंगे वो अपने औजारों से रहता है, तो ये तो मक्खी का स्थान में मक्खी का अनुवाद हुआ, मक्खी के स्थान पर मक्खी मारने वाला हुआ, ऐसा अनुवाद नहीं चलेगा। हमें लक्षणा को, व्यंजना को, अभिधा को, इनके अंतर को समझना पड़ेगा। इसलिए करें उस तरह के जब हम अनुवाद करते हैं तो फिर अनुवाद हमारे बेहतर होते हैं। मैंने एक जगह एक कैंप लगा हुआ था
और हॉस्पिटल्स में या ट्रीटमेंट के बहुत सारे कैंप टाइम टू टाइम लगते हैं, आपने देखा होगा, तो वहां लिखा था फ्री ट्रीटमेंट फॉर आइज। अब हिंदी में उसका अनुवाद मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां लिखा था मुफ्त आंखों का इलाज। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई आंखें तो सबको ईश्वर ने, भगवान ने मुफ्त में ही दी है, मुफ्त आंखों का इलाज। तब समझ में आया कि ये अंग्रेजी की प्रति छाया जो मनोमस्तिष्क पर आच्छादित है, क्योंकि अंग्रेजी में फ्री शब्द पहले है। अब हमने अनुवाद किया तो मुफ्त पहले ही आना चाहिए, ये सोचकर अनुवाद किया। यदि इस तरह का अनुवाद हम करते हैं तो वो एप्रोप्रिएट अनुवाद नहीं होता। हम इसका सही, क्योंकि हमें देखना होगा कि ये जो फ्री है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये किसका विशेषण है, किसका एडजेक्टिव है, ये है ट्रीटमेंट का। अब हिंदी में जब वाक्य विन्यास तैयार होगा अनुवाद के माध्यम से, तो हम करेंगे आंखों का इलाज है, तो मुफ्त आंखों का इलाज नहीं, आंखों का मुफ्त इलाज, इलाज मुफ्त है, ना कि आंखें मुफ्त है। तो ये जो इस तरह की चूक होती है, ये अनुवाद की अवधारणात्मक जो जानकारी है, कंसेप्चुअल जो जानकारी है, उसके अभाव में होती है। और इसी तरह से एक अन्य उदाहरण मैं आपको दूं, क्योंकि टेक्निकली जब हम इन चीजों को साइंटिफिकली देखते हैं तो मशीनें जो अनर्थ करती हैं वो कैसा अनर्थ करती हैं। एक और उदाहरण हमने सर्च किया कि द डेकोइट सक्सीडेड इन एस्केपिंग। अब अंग्रेजी में सक्सीडेड का अर्थ तो किया सफलता, अखबार में यही अनुवाद करती है। देखो मजे की बात कि वहां जो बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि वो भाषा और अनुवाद के मर्म से अवगत नहीं है, अखबार ने अनुवाद किया कि डाकू भागने में सफल हुए। अखबार यही लिखती है, द डेकोइट सक्सीडेड इन एस्केपिंग, डाकू भागने में सफल हुए। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम डाकुओं की तारीफ कर रहे हैं कि साहब कितना बढ़िया काम किया, उनको सफलता मिल गई, जेल तोड़कर भाग गए। जबकि वस्तु स्थिति है, हम कहना ये चाहते हैं कि डाकू भाग निकले, भाग गए, भागने में सफल हो गए। हम अपने बच्चे के लिए ये थोड़ी कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि ये फेल हो जाएगा, तो फेल होने की उम्मीद नहीं लगाते हम। तो हमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो एप्रोप्रिएट सिलेक्शन है, वो टेक्निकली अनुवाद के उस टेक्निक को समझे बिना हम नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स जिनको हम देखते हैं तो वो बल्कि बहुत रोचक और बड़े फैमिलियर से उदाहरणों को अगर आप देखें, आप भी उससे अवगत हैं। सड़क पर कई सारे ऐसे डायरेक्टिव्स साइन बोर्ड्स पर लिखे होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया जगह जगह लिखा होता है। और आपने देखा होगा कि हिंदी में लगभग सब जगह गलत अनुवाद लिखा हुआ है, किया हुआ है। बहुत सारे अनुवाद है, मैंने देश भर में जब मैं जाता हूं तो मैं इस तरह के अनुवाद नोट करता हूं। तो मैंने देखा कि एक जगह लिखा दुर्घटना पूर्ण क्षेत्र, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। दूसरी जगह लिखा है दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र। तीसरी जगह लिखा है दुर्घटना संभावित क्षेत्र। अब ये कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इसका अनुवाद करते और कराते हैं। हिंदी ऑफिसर जो है उसका वेतन 70-80 हजार रुपए से कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें विवेक से, भाषाई समझ से अनुवाद करें तो कम से कम अनुवाद और भाषा के साथ से अलग बना होगा। जब हम कहते हैं दुर्घटना संभावित क्षेत्र, तो ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट की कोई संभावना, आइए आपका स्वागत करेगा। यानी संभावना जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है, और एक्सीडेंट जो है दुर्घटना वो एक नेगेटिव टर्म है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कैसे मिला सकते हैं? तो भाषा में हमें ये ध्यान रखना होता है अनुवाद करते हुए, क्योंकि ट्रांसलेशन
की टेक्निक को समझना और अभीष्ट माने चाहते क्या है, चलते चलते रुक कर कोई इस तरह के अनुवादों को डायरेक्टिव को पढ़ता कोई के अनुवादों को डायरेक्टिव को पढ़ता नहीं है। गाड़ी पर जा रहा है, स्कूटर पर जा रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चलते चलते एक्सीडेंट, उसको चलते चलते अनुप्रयोग है, उसको चलते चलते हिंदी में वो पढ़ ले तो और वो कम्युनिकेटिव हो, मीनिंगफुल हो, सार्थक हो, ये समझकर हमें अनुवाद करना होता है। तो सीधा अनुवाद हमें करना चाहिए भयभीत हुए बिना। अच्छा क्या होता है, कोशजीवी अनुवादक बन जाते। डिक्शनरी खोली, देखा पहला शब्द अंग्रेजी शब्द का समतुल्य कौन सा है, जबकि एक ही शब्द के 10 पर्याय हमें कोश में मिलते हैं, समतुल्य मिलते हैं, लेकिन किसको यहाँ लाना आवश्यक है, किसको नहीं, इसकी समझ, इसका बोध हमें नहीं रहता। तो हमें वहां तो ये करना चाहिए कि दुर्घटना आशंकित क्षेत्र, आशंका है कि यहाँ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ये गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए। तो ये कम्युनिकेटिव है, ये संप्रेष्य अर्थ है। ऐसे ही आपने देखा होगा ब्लाइंड टर्न, और हिंदी में सब जगह लिखा है अंधा मोड़। अब हमारी समझ में नहीं आता कि मोड़ भी अंधे होते हैं, आदमी होता है, जीव होता है, लेकिन मोड़ भी अंधे होते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन अंधा मोड़ सब जगह लिखा है। अरे भाई सीधा सीधा लिखो खतरनाक मोड़। क्यों हम कोशजीवी या मक्खी के स्थान पर मक्खी मारने वाला अनुवाद करें? हमें टारगेट लैंग्वेज की प्रकृति को और प्रयोक्ता को और ग्राहक को ध्यान में रखकर अनुवाद करना। एक बड़ा रोचक उदाहरण 82 में मेरे पास एक उदाहरण आया। पंजाब नेशनल बैंक का स्लोगन है, आपने देखा होगा, उनके बोर्ड पर, उनके लिटरेचर पर, उनके लेटर हेड पर सब जगह लिखा होता है, उनकी पासबुक पर भी, द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। और सीधा सीधा अनुवाद है, लेकिन अनुवादक ने डिक्शनरी खोली और देखा बैंक का पहला अर्थ, क्योंकि सबसे पहला अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, सशक्त होगा, सोचकर अनुवाद कर दिया। वहां लिखा था बैंक का पहला अर्थ किनारा, और अनुवाद कर दिया एक ऐसा बैंक जिससे आप किनारा कर सकते। तो बैंक की तो दुकान बंद हो गई। तो समझने की बात यह है कि एक ऐसा बैंक जिस पर आप भरोसा कर सकते, एक ऐसा बैंक जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं। तो हमने कौन सा अनुवाद किया? कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन। हमने कंसेप्ट को पकड़ा, हमने शब्द प्रति शब्द या वर्बेटम ट्रांसलेशन किया। बात यह है कि जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंचे, मीनिंगफुलनेस के साथ पहुंचे, तब तो बात बनती है। और हम केवल एक रस्म अदायगी करें कि साहब हमने अनुवाद कर दिया, हमारी समझ में आ रहा है, आपकी समझ में आए या ना आए, इससे हम क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ी समस्या की स्थिति है। तो अनुवाद के साथ जो प्रॉब्लम्स आई, जो समस्याएं आई, वो ऐसे अनुवादकों के कारण आई जिन्होंने इसके मूल के मर्म को नहीं समझा। इसलिए अनुवाद और अनुवादक कम्युनिटी जो है वो बदनाम हुई। अनुवाद को दोयम दर्जे का काम बता दिया और अनुवादक को प्रवंचक बता दिया, आदि आदि। आज आप देखिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों में, क्योंकि जिन्होंने ट्रांसलेशन के माध्यम से अपनी अस्मिता को, अपने कंट्रीब्यूशन या प्रत्यय को भारत में ही नहीं दुनिया भर में पहुंचाया, आज उनको हम लोग, जैसे अभी मैंने फादर कामिल बुल्के का नाम लिया, वो तो बेल्जियम के थे, लेकिन राम कथा पर पीएचडी की भारत में आकर, और आज भी उनका राम कथा विषयक जो थीसिस है कई साल लगाए, और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तो आज भी अतुल्य है, उसके बराबर का अच्छा कोश हम बना नहीं सकते। आज हम जिन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा, कैलॉग, उनको याद करें। आज हम जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी बात अभी मैंने की, एटकिंस ने रामचरितमानस का पोएटिकल ट्रांसलेशन पूरा किया, पूरा कवितात्मक हुआ, इतना मोटा ग्रंथ है। कमियां होंगी क्योंकि कविता का अनुवाद
मशीन से तो हो नहीं सकता, और व्यक्ति भी वही कर सकता है जिसके लिए हम कहते हैं कि कविता के अनुवाद के लिए अनुवादक का भी कभी होना जरूरी है। अगर कभी हृदय नहीं है आपके पास या मेरे पास, कभी मन नहीं है, मैं भावनाओं और संवेदनाओं को आत्मसात नहीं कर सकता, तो मैं कविता के अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर सकता। तो एटकिंस ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, छपा हुआ वो अनुवाद। इसी तरह मैकग्रेगर का नाम आज हम लेते हैं, इसी तरह ओडोनोल स्पेकल का नाम हम लेते हैं, लोथार लुत्से का नाम हम लेते हैं। मैक्स मुलर को आज दुनिया जानती है तो अनुवाद के कारण जानती है। इसी तरह मिजोकामी को, प्रोफेसर अकीरा को, रामदेव धुरंधर जो मॉरिशस के, या अभिमन्यु अनंत को आज दुनिया पढ़ रही है, अनुवाद के कारण ही पढ़ रही है। ब्रजेंद्र कुमार भगत को, विवेकानंद शर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तमाम तरह के देशों में बैठकर भी अनुवाद के माध्यम से दुनिया के पाठकों तक पहुंच रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक जो यूजीसी का चैनल है, मुझे नहीं पता आप लोग देखते हैं या उसकी जानकारी है कि नहीं, CEC एक्रेडिट सेंटर जो है, सेंटर फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, वहां बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स तैयार होते हैं। आप CEC के लेक्चर्स अगर यूजीसी और CEC खोलेंगे तो वहां आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। अब आज एक बड़ी अच्छी उपलब्धि क्या हो गई कि मेरे भी वहां आप देखिएगा अनुवाद पर, ट्रांसलेशन पर और काव्यशास्त्र पर और इतिहास पर मोर देन 400 लेक्चर्स एक घंटे के वहां अवेलेबल है। और अभी भी प्रति माह मैं 3-4 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग रेगुलर करता हूँ। आपको इकोनॉमिक्स पर चाहिए, कॉमर्स पर चाहिए, मनोविज्ञान पर चाहिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, दोनों तरह के। तो जो हिंदी में लेक्चर तैयार कर रहे हैं वो टीचिंग फैकल्टी है, वो हिंदी में उन सारी सामग्रियों को या तो अनुवाद करके या मौलिक रूप से लिखकर अब ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन अब इन अद्यतन अधुनातन अनुशासनों को आने वाले समय में नई पीढ़ी के बच्चों के लिए तैयार करना है। और इसमें यूजीसी का ये CEC चैनल बहुत रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। आप उसको एक बार अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर, यूट्यूब पर खोलिए। जो लेक्चर आज हम रिकॉर्ड करते हैं वो कल यूट्यूब पर चला जाता है और फ्री अवेलेबल। आप अपने बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजों में देखने का उनको एक स्रोत बताइए ताकि उनका ज्ञानवर्धन उसके माध्यम से हो सके। ट्रांसलेशन पर भी 25-30 लेक्चर है वहां मेरे, जिनको आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, CD DVD पर। एक क्रांति आई है भाषा और अनुवाद को लेकर। तो ये किसका चमत्कार है? विज्ञान का। ये किसका चमत्कार है? टेक्निक का। व्यास चैनल पर देखिए, इग्नू ने अपने चैनल तैयार कर दिए, उनका लाइव टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो टीवी पर। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने भी इग्नू के लिए बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं। ओपन स्कूल जो है, जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़ा है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स जिनमें ओरिजिनल टेक्स्ट भी है और ट्रांसलेशन भी है उनके। स्काइप को देखिए, फेसबुक को देखिए, ट्विटर को देखिए, गूगल को देखिए, सोशल मीडिया की अनेक साइट्स को आप देखिए, ब्लॉग राइटिंग को आप देखिए, मोबाइल के माध्यम से भाषा और अनुवाद के माध्यम से जो एप्लीकेशन है उनको आप देखिए। और इन सब के साथ आपको सुखद जानकारी। यूनिकोड ने तो भाषा के और अनुवाद के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। और लोग एक्सक्यूज बनाते थे कि साहब हम टाइप नहीं कर पाते और ये नहीं कर पाते। अब तो यूनिकोड पर आप अंग्रेजी में टाइप कीजिए, हिंदी में टाइप होगा। और सरकार ने ऐसी संस्थाएं एस्टेब्लिश कर दी कि टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट। आप कंप्यूटर के सामने बैठिए और बोलते जाइए, कंप्यूटर टाइप करें। केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि स्पीकर के सामने
आपकी वॉइस सीधी सीधी जानी चाहिए। अगर आप स्पीकर के सामने बोलते हुए थोड़ी गर्दन दबा देंगे तो वो आपकी वॉइस को ठीक से कैच नहीं करेगा, तो टाइपिंग में गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप स्पीच टू टेक्स्ट बोलिए और टेक्स्ट स्क्रीन पर आएगा, ये आएगा। और स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच, ये जो टेक्स्ट आप कंप्यूटर में डालते हैं उसको आप सुन भी सकते हैं। तो कितनी बड़ी क्रांति मशीन ने, भाषा ने और अनुवाद ने हमारे सबके लिए करके दिखाई है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है लर्निंग का, जो अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां भी अपने ऑडियो विजुअल्स के स्टूडियो एस्टेब्लिश कर रही हैं। आने वाले समय में गवर्नमेंट की योजना है कि 30 से 40% आपका जो शैक्षिक सामग्री का पार्ट है वो डिजिटलाइज होगा, वो ऑडियो विजुअल्स के साथ होगा। अभी आपको तो याद होगा कि जो नई डिक्शनरियां मार्केट में आ रही हैं, उन डिक्शनरीज के साथ एक सीडी और डीवीडी या पेन ड्राइव भी आ रहा है। आप जब डिक्शनरी खरीदेंगे तो आपको उसका एक पेन ड्राइव भी साथ में मिलेगा। उसकी कीमत वो ले रहे हैं, आप पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाइए, वो पूरी डिक्शनरी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आपको प्रिंट डिक्शनरी अगर कहीं भी है, खराब हो गई या खो गई, तो आपके पास वो पेन ड्राइव छोटा सा एक डिवाइस है, उसका जब चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि टेक्निक ने भाषा और अनुवाद को कितना सहज बना दिया। इसीलिए मित्रों, आज हम मार्केट फ्रेंडली भाषा की बात कर रहे हैं। मार्केट फ्रेंडली भाषा अनुवाद से तैयार हो रही है। बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियां अब कंसल्टेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं। यानी भाषा की एक मंडी बना दिया, इंडिया भाषा की एक मंडी बना दिया गया। अब आप ये अखबार तो हम देख ही रहे हैं, आपके और हमारे घर में अखबार बाद में आता है, पहले आपके और हमारी कंपनी मोबाइल पर आ जाता है, अब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में, हवाई यात्रा के क्षेत्र में, है ना, अब ये जो तमाम तरह की जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उनमें आप देख सकते हो कि ट्रांसलेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी, देश विदेश में, लंदन में एक भारतीय विद्या भवन जो एक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान है, उनकी शाखा है, वो वहाँ भारतीय साहित्य का शिक्षण प्रशिक्षण डायरेक्ट टीचिंग से और इनडायरेक्ट टीचिंग से मशीनरी के माध्यम से कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति का, भारतीय कलाओं का, भारतीय नृत्य का, भारतीय गायन का, भारतीय शैक्षिक और आध्यात्मिक साहित्य का। नेहरू केंद्र, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में, टैगोर भवन, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय, है ना, ये सब हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है, कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं, या जो भाषाई डायमेंशंस, आयाम है, कथा क्रांति है ना, कहानी को कविता में बदलना, कविता को कहानी में बदलना, इसमें मशीन की उपयोगिता। और जो वॉइस ओवरिंग है टेलीविजन पर, हम जो अपने घर पे बैठकर अपनी स्क्रीन पर अब साउथ की फिल्म, नॉर्थ ईस्ट की फिल्म देख रहे हैं, हम विदेशी फिल्म अपनी स्क्रीन पर अपनी भाषा में देख रहे हैं, उसके नीचे कैप्शनिंग चल रही है। ये पूरी लिपिंग के साथ जो दक्षिण भारत के एक्टर एक्ट्रेसेस जिस तरह से जितना मुंह खोलते हैं, उतने उसी आधार पर उनकी हिंदी डबिंग तैयार होती है, उनकी उर्दू डबिंग तैयार होती है, और उसको फिर उन दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। वो एक परिवर्तन तो दुनिया में आया है जिसको हम देख सकते हैं। मित्रों, कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन में, शिकागो में, मिशिगन में, और इसी तरह बहुत सारी न्यूयॉर्क की कई यूनिवर्सिटियों में, मैंने इतने सारे उदाहरण और नाम मैं ले सकता हूँ जहां पर हिंदी, भारतीय भाषाओं के साहित्य, उर्दू का, तमिल का, तेलुगु का, मराठी का, गुजराती का, बंगला का, इनका शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है, और उसमें मशीन की सहायता भी ली जा रही है। वहाँ के टीचर हमारे यहाँ जो ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च, ये बहुत सारे विजिटिंग प्रोफेसर को प्रति वर्ष 250-300 विजिटिंग प्रोफेसर दुनिया भर में भेजने का काम करता है, ताकि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य का शिक्षण प्रशिक्षण वहाँ के लोगों के लिए कर सकें। और उसमें
अनुवाद की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी, अभी हेल्थ एजुकेशन को मशीन के माध्यम से दुनिया में, योग को तो हमने देखा ही 21 जून को अब इंटरनेशनल योगा दिवस हमने बना दिया। इसमें मोबाइल और कंप्यूटर और इंटरनेट की भूमिका कितनी सशक्त है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। कुकिंग को देखिए, ये जो तमाम टेलीविजन पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, मास्टर शेफ वगैरह, ऐसे कितने प्रोग्राम हैं जिनमें अनुवाद की भूमिका देखिए। हम चाइनीज फूड, जापानीज फूड, रशियन फूड, इटालियन फूड, पता नहीं कहाँ के खाने हम अपने घर बैठकर बना भी रहे, खा भी रहे, मार्केट जा रहे हैं, वहां से भी खा रहे हैं। तो कहाँ से हो रहा है? अनुवाद से हो रहा है। अगर अनुवाद न होता, इनकी रेसिपीज ना होती हमारे पास, तो हम कुकिंग कैसे करते? हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग में ये सब कैसे करके दिखाते? हम डाइट कंट्रोल में, हम मेडिकल एड में अब ये सब कैसे करते? हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये सब कैसे कर पाते? हम अनुमान लगा सकते हैं। ब्यूटिशियन के क्षेत्र में, हेयर डिजाइनिंग के ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुल गए, दुकानें खुल गई, शोरूम्स खुल गए, आप अनुमान लगा सकते हो। कभी सोचा था कि इतने बड़े बड़े शोरूम जो है वो इस बिजनेस के लिए खुल जाएंगे? हर राज्य में, हर शहर में आप देखिए बड़े बड़े शोरूम खुल गए, ड्रेस डिजाइनिंग के, ब्यूटिशियंस के, हेयर डिजाइनिंग के, यानी एक से एक बढ़िया। उसमें नामकरण की बात हो या काम की बात हो। अभी प्रिंटिंग में भी एक क्रांति मशीन ने कर दी है। आपको याद होगा कि मैनुअली फॉन्ट जो है उनको जोड़ जोड़ के एक दिन में 3 पेज 4 पेज भी प्रिंट नहीं होते थे, अब एक दिन में किताब प्रिंट हो जाती है। कंप्यूटर ने, अनुवाद ने इतना माने उसको इतना सफल बना दिया, इतना संभावित कर, एनिमेशन हो, कार्टून फिल्म हो, प्रिंटिंग हो, ये सब कुछ ये सब कुछ फोटोग्राफिकल डेवलपमेंट हो, इन सबको पिक्चर कहाँ काटनी है, कहाँ लगानी है, ये कट एंड पेस्ट तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जान रहे हैं कि कहाँ से काटें, कहाँ चिपका दें और कैसे करना है। और कार्टून के हिसाब से डायलॉग, कार्टून के हिसाब से फिल्म, कार्टून के हिसाब से भाषा, कार्टून के हिसाब से कविता, इसको कैसे प्लेस करना है, ये भी टेक्निक आ गई है। और सबसे बड़ी क्रांति तो ये जो तत्काल भाषांतरण है, इंटरप्रिटेशन, इसने की है। अब तो बहुत सारे बिजनेस एरिया ऐसे हैं जिनमें ये जो इंटरप्रिटेशन है इसने धनार्जन के रास्ते बहुत सारे खोल दिए हैं। म्यूजिक की दुनिया में, गायन की दुनिया में, संगीत की और विज्ञापन की दुनिया में आप देख सकते हो, टेली कंप्यूटर, टेली प्रिंटर, इन्होंने भी इसमें बहुत तेजी से अपनी भूमिका निभाई है। और चाहे रिटेलिंग हो या होलसेलरिंग हो, इन सब में आप देख सकते हैं। अब तो फाइनेंस और अकाउंटिंग के क्षेत्र में, बैंक और बीमा के क्षेत्र में हम और आप घर बैठकर जो ऑनलाइन बैंकिंग है, इसमें अनुवाद की और भाषा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। हिंदी में भी आप जा सकते हो, अंग्रेजी में भी, और अभी टेलीविजन पर तो आप देख रहे हो कि बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो इस बात का विज्ञापन करते हैं कि पहला स्पोर्ट्स चैनल हिंदी में, पहला स्पोर्ट्स चैनल पंजाबी में, माने इस तरह के विज्ञापन भी होते हैं। तो ये भारतीय भाषाओं के एप्लीकेशन को, अनुप्रयोग को सशक्त बनाने में भी अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। मित्रों, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो बहुत और लंबी चौड़ी चर्चा परिचर्चा लगातार हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे पक्ष हैं, चाहे विधि के क्षेत्र में, व्यवसाय के और व्यापार के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। आजकल कृषि विज्ञान में बड़ी क्रांति हुई है, वो भी टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी, ये जो CSTT जिसने लगभग 9.5 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी के बना दिए, 9.5 लाख जो कृत्रिम शब्द हैं, हमारे नहीं थे, लेकिन हमने अंग्रेजी के शब्दों को सामने रखकर उनके समतुल्य हिंदी के शब्द कॉइन किए, आर्टिफिशियल है, बनाए, या तो अवधारणा को ध्यान में रखकर बनाए, या आधा अंग्रेजी आधा हिंदी को जोड़कर बनाए, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का,
या अनुकूलित करके बनाए, जैसे हॉस्पिटल से अस्पताल, कॉमेडी से कॉमेडी, ट्रेजेडी से त्रासदी, बोतल से बोतल, ऐसे सैकड़ों शब्द हमने बनाए। ये सब कुछ हम देख सकते संभव हुआ। तो अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्टारडम है भाषाओं में पैदा होगा, जो कभी केवल अंग्रेजी में होता था, अब वो भारतीय भाषाओं में हो रहा है, और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय पूरा तो की है। नहीं आपके साथ करूंगा, एक दो चीजें सिर्फ और मैं बात बताकर आपको, जैसे विज्ञापनों को कैसे ट्रांसलेशन ने बहुत क्रांतिकारी बनाया, जिसको हम कहते हैं ना क्रिएटिविटी इन ट्रांसलेशन, यानी सृजन धर्मिता अनुवाद की मूल शक्ति है। हम उसे उबाऊ लगेगा और कठोर और कठिन लगेगा और लोग उस पर उंगली उठाएंगे। आपने देखा हो कि बहुत सारे विज्ञापन ऐसे हम होर्डिंग्स पर, बोर्डों पर, पोस्टर्स पर, बैनर्स पर देखते हैं, दीवारों पर देखते हैं, मेड फॉर ईच अदर। ये विज्ञापन काफी जगह आपने देखा होगा। अब इसका एक अनुवाद तो ये हो सकता है जो हुआ एक दूसरे के काफी जगह एक दूसरे के लिए क्रिएटिविटी अगर आप पैदा करना चाहते हैं कि रचना धर्मिता अगर आप उसमें पैदा करना चाहते हैं, तो आप देखिए जो अनुवाद हुआ एक और मेड फॉर ईच अदर, जोड़ी अनोखी अनुवाद की टेक्निक की ओर हमें जैसे फील का विज्ञापन आता है, उस फील द पिक्चर इसका अनुवाद किया तस्वीर लेकिन केवल अब ये जो है ये वही कर सकता है जो भाषा के सृजनात्मक प्रयोग को जानता है। जैसे एहसास एक मारुति जब इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे देश में, आपको याद होगा 80s के आसपास की बात है, 8वें दशक में, तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जो टू व्हीलर वाले थे वो 4 व्हीलर में शिफ्ट कर रहे थे। 25,000 रुपए की कार इंट्रोड्यूस हुई थी जब पहली बार मारुति 800 आई थी। तो उस समय उस कार के बिक्री को, व्यापार को चैलेंज करने के लिए उदारीकरण के तहत 2 विदेशी कारें भी हमारे देश में आई थी। एक डाइवो की मेटिस कार आई थी, डाइवो कंपनी की, जो बाद में बैंकरप्सी हुई, दिवालिया हो गया, जिसका बंद हो गई फिर वो, और एक हुंडई की सेंट्रो कार आई थी। ये दोनों कारें 800 को चैलेंज करने के लिए आई थी। आपने देखा होगा कि ये कारें भी अपनी पंचलाइन लेकर आती है, स्लोगन लेकर आती है। वो पंचलाइन इन कारों की बिक्री में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे टाटा की जब इंडिका आई तो उसमें स्लोगन आया पर कार मोर कार। अंग्रेजी में तो बात समझ में आ रही है, लेकिन हिंदी में अनुवाद क्या करें, पर कार मोर कार। ऐसे ही मेटिस कार का स्लोगन उन्होंने अंग्रेजी में था ए बिग स्मॉल कार। तो उस समय मेरे एक मित्र उस कंपनी में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अनुवाद बहुत करते हैं, अनुवाद की बात करते हैं, तो ये हमें जरा इसकी हिंदी बताइए क्या करें। ए बिग स्मॉल कार, और मैं अनुवाद करूं तो एक बड़ी छोटी कार, एक छोटी बड़ी कार, बड़ी कार मुझे लग रहा है बराबर। अंग्रेजी में तो बात समझ में आ रही। वो युग था 80s का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का। तो मैंने बहुत सोचने समझने के बाद फिर कि ये चाहता क्या है, तो बहुत सोचा कि ये चाहता क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसका मनोविज्ञान क्या है, वो समझ फिर मैंने अनुवाद किया। छोटी कार बड़ा आकार, और उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने उसको चला दिया, उसका अच्छा खासा पैसा भी मिला मुझे। अब इसके बाद कई दिनों तक मैंने
तो सोचते सोचते मुझे लगा कि इसको क्या और बेहतर भी कर सकते हैं। तो वस्तुतः उससे और बेहतर सूझा 10-15 दिन बाद। पहले किया था छोटी कार बड़ा आकार, ए बिग स्मॉल कार। फिर किया छोटी कार जगह भाषा का प्रयोग किया, जगह अपार। कार तो छोटी है लेकिन उसके अंदर जो जगह है वो अपार है। लेकिन इसके बाद एक और प्रयोग किया। एक विद्यार्थी जो जिसका पीएचडी का विषय था विज्ञापन और अनुवाद, तो एक मौखिक परीक्षा में गया था। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई तो लेकिन जब वो गया तो बड़े भारी कदम से गया और 2 मिनट बाद गया तो बड़े भारी कदम से गया, आ गया सोच कर आया हूँ, तो अनुमति दें तो मैं बताऊं। तो मैंने उससे कहा अच्छा चलो बताओ। तो उसने बताया एक ऐसी कार जिसमें समाये आपका पूरा परिवार। तो मेरा कहना यह है कि ट्रांसलेशन एक क्रिएटिव डिसिप्लिन है। इसको कुछ अनुवादकों ने मृत प्राय बना दिया। उससे अनुवाद और अनुवाद कम्युनिटी ये बदनाम हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि संभव और असंभव विषय में नहीं होता, वो व्यक्ति में संभव होना चाहिए, व्यक्ति में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, व्यक्ति में पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो वो अच्छे अनुवाद पैदा कर सकता है। बशर्ते तो मैं स्पीकर ऑन कर दूँ नाजिश? स्पीकर ऑन करके कह सकती हूँ कि कोई अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है। कोई प्रश्न नहीं? देखो ना, कोई प्रश्न नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति अक्सर देखिए जो धर्म है क्योंकि धर्म की परिभाषा व्यापक है और रिलीजन उसको संकुचित करता है। वैसे ही सर हाल ही में किताब का नाम है लोक बियॉन्ड फोक, तो उसमें कहा गया कि लोक और फोक में रिलीजन और फोक में अंतर की और उसको संकुचित कर देता है। तो इस तरह की अनुवाद जो क्या इसको शाब्दिक रूप में ही लिखना चाहिए, क्या इसको हम धर्मी लिखें, या इसका अनुवाद करना कितना उचित होगा सर? जैसे मैंने पिछली बार बात शब्द के जहां तो कंसेप्चुअली हमें देखना होगा। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था महादेवी वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदली जब कहा, जो आत्मविलय को प्रस्तुत करती है, जो अपने को मिटाकर दूसरे को तृप्ति देता है, वह नीर है। इसलिए रेलवे ने रेल नीर बनाया, रेल पानी नहीं बनाया। का कोई अनुवाद नहीं हो सकता जो प्रस्तुत करती है, अपने को मिटाकर सिंदूर का मंगल सूत्र का कोई अनुवाद नहीं हो सकता, है ना? ठीक ऐसे ही जैसे पिज्जा का
चीजें हैं कि बनाना को केला हमने कहा वो रूल हो गया, एप्पल को सेब हमने कहा वो रूल हो गया, लेकिन ये जो कर सकते हैं यदि उस आधार पर हम इसके फुटनोट्स में या लेख और पुस्तक के अंत में हम नंबर देकर नंबरिंग करके उन चीजों को डिफाइन करें वो बेहतर। नमस्कार सर, लतिका सर, मेरा प्रश्न इसी से ही जुड़ा हुआ था। मेरी एक ट्रांसलेटर से बात हुई जो किसी प्रकाशन संस्थान में हुआ थी, उन्होंने ये समस्या रखी अपनी कि मतलब समस्या क्या उनकी ज्यादातर हमारा कि एक बार उनके पास से एक बहुत ही सुंदर उपन्यास आया जो था वो मैं था उसको हिंदी में पढ़ना चाहती थी, लेकिन हुआ ये कि उपन्यास या सृजनात्मक साहित्य के साथ ऐसा अक्सर होता है कि जो प्रशासनिक है या जो ज्ञान वर्धित साहित्य है उसके साथ तो हम देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए, उससे ज्ञान हमारा प्रथम होता है। लेकिन उपन्यास साहित्य से मनोरंजन किया है उसके साथ जुड़े और हमारा जो हमारा जो लक्ष्य भाषा पर हमारी जो निष्ठा है वो भी बनी है, तो दोनों तरफ निष्ठा और मनोरंजन भी बना है, ये सर कैसे संभव है? तो उनका ये था कि मुझे कंफर्ट जोन चल जाए, मेरे कोई उनका ये था कि कोई बात नहीं, बाहर नहीं रुकना चाहिए और मेरा ये मूल भाषा उसका सही ज्ञान लक्ष्य भाषा पहुंचना चाहिए। तो सर ये देखो मेरा कहना ये है, लाइला ने मैंने शायद परसों के पास जब आप बातचीत को एक धर्म दिया था, इफ अ वुमन इज ब्यूटीफुल शी कांट बी ब्यूटीफुल, अनुवाद के विषय यदि अनुवाद मूलनिष्ठ होगा तो बोधगम्य नहीं होगा, यदि बोधगम्य होगा तो मूलनिष्ठ नहीं होगा। आपको तय करना है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को फीस दी 2000 रुपए, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे दिया, लेकिन क्या आप अपने डॉक्टर से दे दिया प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना चाहते हो या डॉक्टर से समझना चाहते हो कि मेरी बीमारी क्या है और मुझे दवा कैसे खानी है और मुझे परहेज कैसे समझोगे क्या हमें तय करना अनुमति मानता, लेकिन जिसके लिए अनुवाद किया उसकी समझ में नहीं आया तो हमारे पर्पस नहीं हो गया। हम शेक्सपियर के लिए हिंदी में अनुवाद नहीं कर रहे, हम हिंदी की हिंदी का नाजिश बाहर ही ले जाके करवा देना बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बाहर रोशनी में बाहर धन्यवाद ज्ञापन कर दो, जाके बाहर मैम से उसको करवा दो, चल के बाहर मैम के हाथ में दिखाते हुए बाहर चल के रोशनी में कर देना, मोबाइल को वो करके धन्यवाद ज्ञापन में अंदर से कुछ कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। देखो उनका भी पिक्चर नहीं आ रहा। टैंकर में उतरा है
पूरा लॉस्ट हो चुका है, ये काम देगा नहीं। बस कह रही हूँ बाहर रोशनी में जाके धन्यवाद ज्ञापित करना, और जो है मैम वहाँ चल रहा है लॉस्ट हो गया सामने। ये वहाँ आएगा ना, वहाँ करूँगी जाओ जाओ जाओ। हो गई। सवाल चल रहा है ना, कुछ ट्यूटोरियल चल रहा है ना 7 दिन का। अनुवाद की भाषा होती है और थोड़ा बहुत अनुवाद होती है, चलो ठीक है। ईमानदारी का अगर प्रश्न अगर माने तो वो अनुवाद करता है उसके भाषाओं के लिए, जैसे कि ठंडा मतलब ठंडा बोला रोहन के लिए उसको ईमानदारी का पालन आपका फेलियर है, इसलिए क्रिएटिविटी इसमें भी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को अच्छी नहीं आ रहा। आदमी घर जाए और घर जाकर भी उस विज्ञापन की लाइन को पढ़े और सोचे या दोहराए तो उसको मजा आए। ये है ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अब ऊंचे लोग ऊंची पसंद में बहुत साधारण सी बात है, लेकिन कहाँ मारा ले जाकर वो जो मसाला है ना, पान मसाला, वो उसमें मारा कि भैया जो बाकी जितने दुनिया के मसाले जो लोग खा रहे हैं ना, वो ऊंचे लोग नहीं है। अब ये जो कॉनोटेटिव है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ट्रांसलेशन में भी इन सब चीजों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, पर्पस तो वही है, ठीक है ना जी। आप बताओ शिवानी जी। अनुवाद में जो संतुष्टि है वो अनुवादक के अपने मन पे है या फिर पाठक वर्ग को ध्यान में रखे माना जाएगा। बेटा देखो, जैसे किसी अनुवादक ने अनुवाद कर दिया, उसने भले ही मैंने कहा कि ये तो मक्खी दर मक्खी हो गया, लेकिन उसने कहा कि मैंने तो मूल के साथ एकदम निष्ठा निभाई है, मेरी तरफ से तो यही सबसे अच्छा है। या फिर पाठक वर्ग भी अलग अलग हो सकता है, किसी को कोई भी जो रचना है वो बहुत पसंद आती है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो एक अलग पक्ष है। लेकिन यदि आप मान लो मैं या आप, हम माँ की भूमिका में और हमारे 3 या 4 बच्चे हैं, तो हमारा धर्म क्या होता है कि हम जब चारों को खाना खिलाएं तो चारों का पेट भरना चाहिए, चारों को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। 2 नाराज हो जाए, 2 नाराज ना हो, ये तो नहीं होना चाहिए। तो हम कोशिश तो एज ए ट्रांसलेटर ये करते हैं कि हम जो अनुवाद कर रहे हैं ऑनेस्टली कर रहे हैं, दी बेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो हमारे पास अच्छे से अच्छा है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अनुवाद व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता, वो समाज सापेक्ष होता है। जिनके लिए, जिस वर्ग के लिए, जिस समुदाय के लिए कर रहे हैं, वो वर्ग, वो समुदाय संतुष्ट होना चाहिए, तब तो अनुवाद की सफलता और सार्थकता है। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तो फिर पर्पस डिफीट हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूँ,
कि आप खाना खा रहे हो, खाते खाते आपके मुंह में एक कंकड़ आ गया गलती से, दांत में सब्जी में। अब वो कंकड़ आपने निकाल कर फेंक तो दिया, लेकिन इसके बाद का सारा खाना इस खटके में खाया जाएगा कि दोबारा अब आपका मुंह धीरे 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 चलेगा डर के मारे, जबकि है नहीं आगे कंकड़, लेकिन आपके मन में डर बैठेगा। समझ रहे ना? तो अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि पाठक के मन में डर ना बैठे, उसे पढ़ते समय ये नहीं लगना चाहिए यार ये तो अनुवाद है। हम शब्द प्रति शब्द अनुवाद करेंगे तो पाठक को पता लग जाएगा यार ये तो देखो ऐसे ऐसे अनुवाद कर रखा है, ये अंग्रेजी का जवाब है। प्लीज डू नॉट सिट ऑन द पेपर्स, और हिंदी में कर दिया कृपया कागजों पर मत बैठिए। तो कोई मूर्ख होगा जो कागज पर बैठेगा? ये तो प्रशासनिक टर्म है। प्लीज डू नॉट सिट ऑन द पेपर्स कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि कृपया कागजों का निपटान शीघ्र कीजिए, ये फाइल के ऊपर चढ़ के मत बैठो, जल्दी काम करो, इसको आगे बढ़ाओ। अब इस कॉनोटेटिव मीनिंग को नहीं पकड़ेंगे और अनुवाद कर दें कृपया कागजों पर मत बैठिए। अरे भाई कौन बैठता है दफ्तर में? कागज पे कोई बैठता थोड़ी है। कहना चाहते हैं कि भाई ये फाइल को जल्दी आगे बढ़ाओ, इस पर एक्शन लो। ये तो ये हमें उसके मर्म को पकड़कर अनुवाद करना होगा, वही जरूर। ठीक है? तो कोई हिंदी का जैसे साहित्यकार है और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है ग्रामेटिकली, तो हमें उसके भाव को ज्यादा महत्व देना चाहिए या फिर ग्रामर में जो मिस्टेक्स है उन चीजों को ज्यादा पकड़ना चाहिए? बेटा वो तो आप की जिम्मेदारी तो देखो, माने भाव और अभिव्यक्ति दोनों की है। अगर आप ट्रांसलेटर हो, अगर किसी से कंटेंट में कथ्य में गलती हुई है उसको भी ठीक करना है, क्योंकि अभिव्यक्ति शरीर है और कंटेंट आत्मा है। आपको आत्मा की भी रक्षा करनी है और आपको शरीर की भी रक्षा करनी है, ठीक है, दोनों की। लेकिन प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता आत्मा है। अगर आत्मा ही नहीं है तो मिट्टी को क्या करेंगे? शरीर तो मिट्टी है फिर। तो हम शब्द सौंदर्य पर ना जाएं, शब्द सौंदर्य सेकंड प्रायोरिटी। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। अब हम कनक कनक के अनुवाद में ही लगे रहें तो अनुवाद तो हम कर ही नहीं पाएंगे। उसके भाव का अनुवाद करें और फिर अगर हमारे पास कनक और कनक दोनों के भिन्नार्थक शब्द अंग्रेजी में मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो भाव को कम्युनिकेट कर दें। ये तो टारगेट रहेगा ही। ठीक है।